कोई ऑनलाइन है? ये पढ़े थे 16 पॉइंट्स। नंदिनी, नेहा, नीतीश, भैया दोनों आइए, समीर, सौरभ, शिवेंद्र, श्रेया, उन्नति आइए, वंशिका आइए, विजय ऑनलाइन है, सुनीत आया है, अच्छा हाँ जी बेटे, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कही थी कल, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बोला था, पढ़ना है थोड़ा सा। तो छोटे छोटे एक दो लाइन के नोट्स लिखते हुए चल रहे हैं, पढ़ के आए थे कि नहीं? किसी में कोई डाउट आया? इजी थे सारे, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? व्हाट डज दिस मीन बॉडी कॉर्पोरेट? हम लोग जानते हैं एलएलपी का रजिस्ट्रेशन बाया एक प्रोसेस है। रजिस्ट्रार के पास हमें फॉर्म्स, अभी आगे हम पढ़ेंगे, फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। जब इलेक्ट्रॉनिकली आप फिल करेंगे, रजिस्ट्रार ऑफ जो भी रजिस्ट्रार इनका है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नहीं, रजिस्ट्रार जो एलएलपी की रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। जिस दिन आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप अपने नाम के आगे एलएलपी लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाती है? अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट, अपनी सेपरेट एंटिटी हो जाती है। परपेचुअल सक्सेशन, हालांकि आगे सब कुछ आ रहा है, बट हम ये जब बॉडी कॉर्पोरेट लिखते हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन आ गया, कॉमन सील आ गई और सेपरेट लीगल एंटिटी आ गई। ठीक है जी। सेकंड हमारा परपेचुअल सक्सेशन इसने बोल दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी इसने बोल दिया। ये तीनों मतलब हम चाहें तो बॉडी कॉर्पोरेट के साथ मेंशन कर सकते हैं और ये सेपरेट भी अपने आप में हो गई। फिर आप देखिए म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में आपने पढ़ा होगा कि आप एजेंट है, यानी एलएलपी का हर पार्टनर एजेंट है, सिर्फ एलएलपी के लिए, पार्टनर्स के लिए नहीं है। ठीक है। फिर आया क्योंकि जब बॉडी कॉर्पोरेट हो गई तो ऑब्वियसली ये भी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गए, जैसे कंपनी होती है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है ना। देन कॉमन सील, कॉमन सील के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मैंडेटरी नहीं है। जिसने नहीं पढ़ा है मार्क कर लो, इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है जी, पढ़ा है सबने कि नहीं? नेक्स्ट देखो, लिमिटेड लायबिलिटी, दोनों की लिमिटेड लायबिलिटी है। एलएलपी की अपनी टू द एक्सटेंट ऑफ जितनी एलएलपी की एसेट्स हैं, और पार्टनर्स की टू द एक्सटेंट ऑफ वॉट एवर दे शेयर, जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया है ना। इसमें कोई शेयर नहीं है, लेकिन जो अपना इन्वेस्टमेंट का शेयर है उसकी बात हो रही है ना। आगे देखो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस क्या था इसके अंदर? ये मैंने कहा था थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। क्या था मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस?
डेजिग्नेटेड पार्टनर, हम लोग कल की क्लास में भी पढ़ रहे थे, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने बहुत जरूरी हैं। वही 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मैनेजमेंट का पार्ट बनेंगे, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, मिनिमम इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। क्या थी उस रेजिडेंट की कंडीशन, 182 डेज स्टेड इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग ईयर देन 1 ईयर, जो भी पिछला साल है उससे पिछला, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम पढ़ लिया होगा, मिनिमम 2 है ही है, मैक्सिमम पार्टनर कौन कौन हो सकता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होंगे, उसके अलावा 2 मिनिमम, मतलब उसके अलावा बन कोई भी सकता है। एलएलपी इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, चाहे कंपनी इंडियन हो चाहे कंपनी फॉरेनर हो, चारों बन सकते हैं। कौन नहीं बन सकते थे, कौन पार्टनर नहीं बन सकते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, अनसाउंड माइंड था, और इंसॉल्वेंट, और एक नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफाई कर दिया कि ये एलएलपी के पार्टनर नहीं बन सकते, तो वो पार्टनर नहीं बनेंगे। इंसॉल्वेंट 2 तरह के थे, अनडिस्चार्ज्ड और जो रिसेंटली इंसॉल्वेंट, ठीक है। बिजनेस फॉर एग्जाम्पल क्या दिया था, आप मंदिर नहीं खोल सकते, मंदिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन में आ जाएगा, है ना, जबकि मंदिर के अंदर भी प्रॉफिट है आज की डेट में, तो लेकिन वो फिर भी वो बिजनेस नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर ट्रेडिंग नहीं हो रही। जब प्रॉफिट की बात आती है तो प्रॉफिट कहां से होना चाहिए, किसी ट्रेड से, किसी प्रोफेशन से। मंदिर के अंदर कोई ना प्रोफेशन है ना ही कोई ट्रेड है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें ऑथराइज किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर रखती है, अगर उसको कुछ भी डाउट हुआ तो एलएलपी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करा सकती है। तो 16 में से कितने पॉइंट याद हैं, चलो हम पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट हमने पढ़ा था, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, और क्या था इन तीनों 2, 3, 4 में, शेड्यूल 2 किसको कन्वर्ट कर रहा था, फर्म को, शेड्यूल 3 प्राइवेट लिमिटेड को, शेड्यूल 4 अनलिस्टेड कंपनीज, वो उसी की अरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, सेम वही आ गया कि हम एलएलपी में कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके बाद ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर आप पढ़ेंगे कि आपके पास 3 तरह के ई फाइलिंग्स हैं, 3 फॉर्म्स आपको ई फाइल करने पड़ते हैं, तब जाकर आपका आएगा। अभी हम इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके अंदर सारा कुछ आ जाएगा, तो यहाँ भी फिर आप मेंशन कर सकते हैं। अभी तो आप ये है कि ई फाइलिंग प्रोसेस का थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। फॉरेन एल, ये क्या होती है, जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड। तो 16 पॉइंट्स हैं, मैक्स टू मैक्स 6 या 7 नंबर का पूछ सकता है, मैक्स टू मैक्स। मान लीजिए एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे पहले एलएलपी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये बहुत क्वेरीज हैं बच्चों की आपकी कि हम किस तरह से आंसर लिखें। बेटा देखो, अगर कोई भी एलएलपी को लेकर क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले एलएलपी को डिफाइन करना है। क्या है एलएलपी की डेफिनेशन बताओ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। थोड़ा सा अब तो आज तो पढ़ना चाहिए था, अब तो एंजॉय कराए। विद लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एंड इटसेल्फ, और साथ में क्या था, लीगल एंटिटी थी, और इसका रजिस्ट्रेशन होगा अंडर एलएलपी एक्ट 2008। यानी जब भी हम मेंशन करेंगे तो ये चीजें जरूर मेंशन करेंगे, ठीक है जी। तो अब उसमें जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, तो एक बच्चे ने पूछा कि क्या हम पूरे 16 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, सेकंड बैच में 16 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे क्या। नो डाउट 16 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने पहले 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मर्ज किए, क्या क्या, बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड ये एक ही साथ आ गया, तो आपका एक पॉइंट बन गया, एक ही पॉइंट में डिफाइन हो गया। अच्छे से डिफाइन करो, जो चीज आपको अच्छे से आती है उसको अच्छे से डिफाइन करो, घसीटा राम नहीं वहां चलाना। एक पॉइंट के अंदर आपके 3 पॉइंट मर्ज हो गए, फिर चौथा पॉइंट क्या था, है ना। अब आपको अपने दिमाग से वहीं पर लगाना है कि हो क्या रहा था।
म्यूचुअल एजेंसी में आप एक लाइन लिख सकते हो बड़े आराम से कि म्यूचुअल एजेंसी क्या कहती है कि एक पार्टनर एजेंट है सिर्फ एलएलपी का, ना कि किसी और पार्टनर। अ पार्टनर विल बी हेल्ड एज एन एजेंट ऑफ द एलएलपी ओनली, नॉट ऑफ द पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी आ गई। एलएलपी की अपनी लिमिटेड लायबिलिटी है टू द एक्सटेंट ऑफ its assets, and each partner is also having limited liability up to its to the extent of its his share also। मेंबरशिप आ गई, मिनिमम 2, मैक्सिमम मैनेजमेंट आ गया। जब आप एकदम से देखना शुरू करेंगे तो अपने आप आपको रास्ते निकलने आज शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि आप पूरे 16 के 16 लिखें। 6 हैं, डेफिनेशन लिखा, उसके बाद आपने डेफिनेशन के बाद अगर 8-10 लिख दिए एनफ। 16 लिखने की जरूरत नहीं है, ये वहम दिमाग से निकाल दो। लेकिन हाँ 16 में से 8-10 लिखने पड़े। ठीक है जी। 5, 6, 7 किसी ने नंबर का भी आ सकता है, मतलब 4 का भी आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा 4 का नहीं आ सकता, 4 का भी आ सकता है। ठीक है, ये क्लियर सबको? फॉरेन एलएलपी भी एक बता दिया उसने, कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने आप में की भी फॉरेन एलएलपी क्या है। तो 16 पॉइंट्स एक बार आप याद कर लेंगे, इसके बाद इनके अंदर कोई भी लीगल टर्मिनोलॉजी इतनी खास यूज नहीं हो रही है। ठीक है, 16 पॉइंट सबको याद होने चाहिए। फिर वहां पर लिखने के हिसाब से आप देख लीजिएगा। जो भी जब भी आपने अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, आपका टाइम प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाना चाहिए। हमारी एक गलती ये भी होती है कि कभी कभी हमें कोई क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा आता है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सोल्यूशन। हाँ, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम ले जाता है, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि उस वक्त एक फ्लो बनाना होता है ना, क्योंकि सुबह सुबह लिखना शुरू किया, एक फ्लो बनता है। अगर पहले क्वेश्चन में मान लीजिए आपको 5 मिनट लगाने हैं तो उसमें 7-8 मिनट लग गए, नो वरीज। लेकिन अगले क्वेश्चन से उसको कॉम्पनसेट करना शुरू करना है। क्या होता है कि आपको पता है कि आपने एक क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया 6 मिनट, 4 मिनट तसल्ली से लिखो और अगले 2 मिनट में उसके वाइंडिंग अप में आ जाओ। 4 मिनट तसल्ली से लिखो और अगला 2 मिनट उसका वाइंडिंग प्रोसेस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे लास्ट में वाइंड अप नहीं करते अच्छे से, ये बैड इंप्रेशन देता है। आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आपकी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एलएलपी खत्म होते ही मैं थोड़ा सा वो ले रहा हूँ गैप। ये एलएलपी का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टेस्ट लूंगा। और डोंट वरी, मैं ही चेक करूंगा। पिछली बार कुछ समस्या थी तो चेक नहीं कर पाए, लेकिन ये वाला मैं ही चेक करूंगा और उसी हिसाब से जैसे पहले चेक करके दिया था, पूरे क्रॉस और सब कुछ मिलेगा, है ना। और इस बार पूरी स्ट्रिक्ट मार्किंग रहेगी। पहले मैं बड़ा लीनियंट रखा था मैंने, अब कोई लीनियंट मार्किंग नहीं। ठीक है, इसके खत्म होते ही टेस्ट है। मैं 1-2 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दूंगा, मेरी क्लास के बाद ही होगा। अपना क्लास रूटीन चलता रहेगा, जैसे एक टेस्ट बना देंगे छोटा सा, ज़्यादा बड़ा टेस्ट नहीं, 3 क्वेश्चंस का लूंगा टेस्ट में। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, पहले बता दूं। ठीक है, आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए जल्दी से। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। क्योंकि जब एलएलपी बनाई गई पार्टनरशिप से ऊपर और कंपनी से थोड़ा नीचे, है ना, इसका दर्जा क्या किया गया, पार्टनरशिप से थोड़ा ऊपर ले गए और कंपनी से थोड़ा नीचे ले आए, तो उसके हमें एडवांटेजेस मिले। क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो हमें देखना है फटाफट, छोटा छोटा, ज्यादा ब्रीफ में, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे। काफी हद तक हमें क्लियर है, बस उनको आपने अपने पिरोना है मार्क्स उसमें वर्ड्स में। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, एग्रीमेंट है ये, एलएलपी इटसेल्फ एक एग्रीमेंट है। अभी अभी हम लोग इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारा कुछ समझाया जाएगा, उसके अंदर सारा कुछ समझाया जाएगा। और हमने जब सबसे पहली पॉइंट डिस्कस किया था तो याद होगा, शेड्यूल 1 में हमने क्या कहा था कि क्या डिफाइंड है, रूल्स, राइट्स, ड्यूटीज, और साथ में एक एग्रीमेंट भी बोला था कि अगर किसी ने बाई चांस एग्रीमेंट नहीं बनाया तो वहां पर डिफाइंड है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली इम्पोज हो जाएगा आपके ऊपर। तो ऑर्गेनाइज्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी भी वर्ड बोला था कि फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपने हिसाब से उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मॉडिफाई कर सकते हो विद इन लॉज। इलीगलिटी तो उसमें नहीं डाल सकते, लेकिन अपने आप तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, ये था कि नहीं फ्लेक्सिबिलिटी। तो एडवांटेज नंबर 1,
एग्रीमेंट, एडवांटेज नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी, एग्रीमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, हमने बताया था, क्योंकि आप चाहो तो अपने आप से उसको चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से उनको मॉडिफाई कर सकते हो। इजी टू फॉर्म, बहुत सिर्फ 3 फॉर्म आपको वहां पे भरने हैं और 3 फॉर्म भरते ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसके अंदर रूल्स नहीं है, ज्यादा कुछ भी इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, और लिमिटेड लायबिलिटी, एलएलपी की खुद अपनी लिमिटेड लायबिलिटी है और उसके पार्टनर्स की भी अपनी लिमिटेड लायबिलिटी है। तो पहला क्या था? एग्रीमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, इजी है, याद होते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ऊपर तो था फ्लेक्सिबिलिटी किस चीज को लेकर, आपके इंटरनली जो आप एग्रीमेंट्स के अंदर बनाना चाह रहे हैं। नीचे क्या कह रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे कंपनीज के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो कंपनीज को लेकर कंडीशंस लगी हुई हैं कि अगर आप इस तरह की कंपनी है तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ये होगा। आपका टर्नओवर के बेस पर भी कैपिटल डिफाइंड हो जाती है कंपनीज, वो तब डिस्कस करेंगे। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के बेस पर भी कंपनी की डेफिनेशंस है और टर्नओवर के बेस पर भी है। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर कोई टेंशन ही नहीं डाली। आप कह रहे हो जी हम तो 50-50 हजार रुपए से शुरू करना चाह रहे हैं, कर लो। आप कह रहे हो हम तो 10-10 हजार रुपए से शुरू करना चाह रहे हैं, कर लो। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन इतनी हार्श इसमें कुछ भी नहीं। और लास्ट में इजी टू डिसॉल्व, आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन देनी है कि सॉरी सर थक गए, अब डिसोल्यूशन कर दो। वो कहेंगे ठीक है जी फाइनल सेटलमेंट करो। आपने उनके पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं फाइनल सेटलमेंट के, उसने आपको ठप्पा लगा के दे देना है जी डिसॉल्व। जैसे वो सेटिस्फाइड होगा, जिस तरीके का प्रोसेस उसी तरीके का डिसोल्यूशन। जैसे कंपनीज का प्रोसेस टफ है तो डिसोल्यूशन और भी ज्यादा टफ है। इसका हमने पहले लिखा इजी टू फॉर्म, तो इसका रिवर्स देखो क्या आ गया, इजी टू डिसॉल्व। तो यानी स्टार्ट होते ही खत्म होने तक एक जैसा प्रोसेस चलेगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्लियर? आ जाओ बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका इनकॉर्पोरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन से मतलब समझते हैं सारे रजिस्ट्रेशन, है ना। इनकॉर्पोरेशन से मतलब है सारा हमारा क्या, रजिस्ट्रेशन। अब हम रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं किसका? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। अभी तक बेसिकली क्या क्या पढ़ा है आपने? एलएलपी के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? अभी हमने डेजिग्नेटेड पार्टनर, जो मेन चीज थी इसके अंदर, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर पढ़ा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और अभी डेजिग्नेटेड पार्टनर अभी भी आया कि मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर। यानी डेजिग्नेटेड पार्टनर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसका मतलब इसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कुछ जो पीछे पढ़ते हैं उनको भी दिमाग में स्टोर करके उनको सिंक्रोनाइज करके ध्यान रखना है। अब वैसे ही सिंपल पूछें कि अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, किसी भी चीज का, तो सबसे पहला काम होता क्या है? सबसे पहला काम है क्या? अगर आप किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया सीए इंस्टीट्यूट में, सबसे पहले क्या किया? फॉर्म फिल करा। फॉर्म फिल करके उसके अंदर रिक्विसाइट इंफॉर्मेशन सारी जो थी वो सब भरी। उसके बाद उनके पास फॉर्म सबमिट हो गया। क्या फॉर्म सबमिट होते ही आपके पास तुरंत एनरोलमेंट नंबर आ गया? दे टेक टू सम टाइम। और उसके थोड़े टाइम बाद आपके पास एक एनरोलमेंट नंबर भी आ गया। उनका अपना एक प्रोसेस है, उन्होंने कंफर्मेशन किया। हालांकि आइडिया किसी को भी नहीं है कि करते भी है कि नहीं, पता चला इतने दिन होल्ड करके रखो और बच्चे को बाद में करते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हार्श नहीं होता। वो सब चीजें जो है इनकी सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब वो लोग आपको डिग्री इश्यू कर रहे होंगे सबसे ज्यादा। मतलब मैं एक वैसे बता रहा हूँ प्रैक्टिकल सेंस में कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपके हाथ में सीए का सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि हाँ नाउ यू आर सीए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होता है कि भैया शुरू से ही सब चीज ठीक ठाक। खैर, तो देखो बेटा, इसने क्या कहा हमें कि जब हम एक एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने जा रहे हैं, इसने आपको इसे डिवाइड किया है कई पॉइंट्स में, 6-7 पॉइंट्स है। सबसे पहले देखो, लिखो हेडिंग सेक्शन 11,
11 से लेकर 17 तक डिस्कस किया जाएगा इसमें। सेक्शन 11 आ जाओ सबसे पहले। डॉक्यूमेंटेशन होगा, जैसे आपने अपना फॉर्म भरा, ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीड फॉर रजिस्ट्रेशन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, एक इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आना। उसके लिए क्या होगा, देखो, फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, अगर आपको इनकॉर्पोरेशन कराना है तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले 2 और मोर पर्सन। जैसे पार्टनरशिप में था 2 और मोर पर्सन है, ये भी एलएलपी है, मॉडिफाइड पार्टनरशिप है, 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड। पहली वन कंडीशन आ गई 2%, दूसरी कंडीशन क्या आ रही है, ऑन अ लॉफुल बिजनेस। आप कोई भी एलएलपी बनाओगे या कुछ भी बिजनेस करें, आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल। तीसरा क्या आ रहा है, अभी हम पीछे भी देख रहे थे, प्रॉफिट। प्रॉफिट मोटिव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोसाइटी बना रहे हैं तो वो अलग हो जाएगा, सोशल वर्क करना चाह रहे हैं तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है। शेल सब्सक्राइब देयर नेम्स टू एन इनकॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट, उन 2 लोगों का, कम से कम 2 लोगों का नाम जिनकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है विद लॉफुल बिजनेस, उनका नाम हमें उस डॉक्यूमेंट के अंदर देना पड़ेगा। सबसे पहला काम, जैसे आपका सीए इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट होने के लिए क्या जरूरी है, आपकी अपनी डिटेल, यहां पर उन 2 लोगों की डिटेल चाहिए। ठीक है। फिर क्या कह रहा है सेकंड नंबर पे, जब आपने वो फॉर्म ले लिया, आपके पास 2 लोग आ गए, आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच अ मैनर एंड विद अ फीस। जैसे आप देखो, वो इसलिए बता रहा हूं, आपने क्या करा, अपना नाम उसी मैनर में सब कुछ फॉर्म भरा जैसे आता चला गया। अब ये फॉर्म भरो, नाम लिखो, फादर्स नेम लिखो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, क्या लिखा उसने, शैल बी फाइल्ड इन सच अ मैनर। जिस मैनर में इंस्टीट्यूट आपसे कहता गया आप भरते गए, उसी मैनर में जब वहां पर आपका फॉर्म आएगा ऑनलाइन आप भरते जाएंगे, और साथ में लास्ट में क्या होती है, 9,200 रुपए की फीस। इनकी भी अपनी एक फीस है कि वो फीस आपको सबमिट करनी है, प्रिस्क्राइब बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट। हर जगह सेम नहीं है, कुछ स्टेट्स गरीब है तो वहां पर थोड़ी कम रखती, कुछ स्टेट्स अमीर है तो थोड़ी सी वहां पर ज्यादा होंगे। प्रिस्क्राइब विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द, ये आप जानते होंगे कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो आपको सबसे पहले अपना जोन चाहिए। आपने भी वहां पर लिखा होगा न्यू दिल्ली 4 या न्यू दिल्ली 6, 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना आपकी, जोन्स भी हैं। अब एग्जामिनेशन फॉर्म में भी आपसे दिल्ली मांगा गया होगा, तो वो क्या है, आपसे कहा गया कि बताइए। नो डाउट यहाँ पर सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, सी इंस्टीट्यूट नोएडा है एक ही, लेकिन जब रजिस्ट्रार की बात आती है रजिस्ट्रेशन की, तो वहां पर अथॉरिटीज चेंज हो गई थोड़ी, कि आप सेंट्रलाइज नहीं है। आपको अगर मान लीजिए सेक्सराय में कोई एलएलपी रजिस्टर्ड करानी है तो आपको यहाँ का रजिस्ट्रार ढूंढना पड़ेगा कि इस जोन का रजिस्ट्रार कौन है, आप उसी रजिस्ट्रार के पास अपने फॉर्म को फिल करेंगे। और नो डाउट वो इजीली पता चल जाता है, क्योंकि जब आप वहां पर फिल करेंगे आपका आएगा कि हाँ जी सेक्सराय, वो अपने आप लिंक वहीं पर पहुंच जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रार आपको बिलोंग करता है, आपका डॉक्यूमेंट उसी के पास जाएगा, किसी दूसरे के पास। ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो गया, आपको 2 लोग चाहिए जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना हो विद लॉफुल बिजनेस, वो अपना नाम सबमिट करेंगे, नेम को सब वहां पर डॉक्यूमेंट में सबमिट करेंगे। दूसरे में क्या कह रहे हैं हम, आप उस डॉक्यूमेंट के साथ एक फीस इंक्लोज करेंगे, और जो आपका रिलेवेंट रजिस्ट्रार है सब। फिर थर्ड देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स फाइल करने हैं, स्टेटमेंट टू बी फाइल। क्या होता है स्टेटमेंट बेटा, आपसे लास्ट में वो लिया गया होगा स्टेटमेंट, कि हाँ जी मैं लिख रहा हूं जो, वो सारे मेरी जो इंफॉर्मेशन है करेक्ट, उसको कहते हैं स्टेटमेंट। वो आपसे स्टेटमेंट ली जा रही है, वो पूरा जो फॉर्म है वो लास्ट में पूरा एक स्टेटमेंट का फॉर्म बन गया। तो क्या कह रहा है देखो, स्टेटमेंट ये 3 पार्ट में एक ही चीज को बोल रहा है, ध्यान से पढ़ना। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड, देयर शैल बी फाइल्ड अलोंग विद इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। जो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भर रहे थे, लास्ट में डिक्लेरेशन थी, अ स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मेड बाय ईदर। अब वो कौन भरेगा, आपके जो प्रोफेशनल्स हैं,
जो जो आपके प्रोफेशनल्स हैं, कौन कौन आप भी जानते हैं, एडवोकेट, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये 4 प्रोफेशनल तो आप जानते ही हैं जो इन तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। वही लिखा है देखो, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। एक तो ये वो स्टेटमेंट को फाइल करेगा, एंड देखो एंड आ रहा है, बाय एनी वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर। लेकिन यहाँ डेजिग्नेटेड नहीं कह रहा है, पार्टनर बेटे क्या हो गए, एक तो जिन जिन लोगों को आपने पार्टनर बना दिया वो, और डेजिग्नेटेड पार्टनर थोड़े से उनसे अलहदा होते हैं, लेकिन कहलाते वो सारे पार्टनर्स ही। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का दर्जा थोड़ा सा अलग इसलिए दिया गया क्योंकि वो मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। बाय वन हु सब्सक्राइब्ड हिज नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, वो क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को क्या बता रहे हैं, दैट जो जो ऊपर मैंने इंफॉर्मेशन भरी है इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन मैटर्स प्रिस्क्राइब्ड देयरटू, और वो कंप्लाइड विद, वो अपनी स्टेटमेंट में इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जो जो इंफॉर्मेशन हमने उस इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट के अंदर भरी है ऑल आर करेक्ट। पहले पॉइंट में जो पहला पॉइंट था उसका भी एक था डिक्लेरेशन का। पहला पॉइंट क्या था बताओ? स्टेटमेंट नहीं नहीं, पहले पॉइंट में था कि आपने इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट को फिल किया है, वो सारा एक ही पार्ट। लास्ट में आपने डिक्लेरेशन दी, ये एक तरीके का डिक्लेरेशन है सारा स्टेटमेंट ही। लास्ट में डिक्लेयर ऊपर कहलाएगा इनकॉर्पोरेटेड डॉक्यूमेंट कि आपका जब एलएलपी की इनकॉर्पोरेशन कराने जा रहे हैं तो आप जो डॉक्यूमेंट्स फिल कर रहे हैं वो कौन फिल करता है? जो हमारे 2 पार्टनर हैं जिन्होंने अपना नाम उसके अंदर दिया। लेकिन ये स्टेटमेंट को साइन कौन कौन करेगा? जो ऊपर पार्टनर थे उनमें से कोई एक, और या फिर जो हमने प्रोफेशनल हायर किया उसमें से एक, दोनों मिलकर इस स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो जरा लिखें जरा फटाफट सेक्शन 11 में फर्स्ट पॉइंट एसी ऑन तो है, बंद कर दूं क्या हो गया? आज कहियो की तबीयत वो है। नहीं कोई नहीं, अब ये जो टाइम है ना, ये टाइम जो सुन लो, अरे मेरी बात सुन लो पहले, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुन लो। अब बेटा ये टाइम ऐसा रहेगा, आधे लोगों को ठंड लगेगी, आधे लोगों को गर्मी लगेगी, तो थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। जब एकदम से लगे कि गर्मी ज़्यादा हो गई तो पंखा चला देंगे, जब लगेगा कि तो थोड़ा सा तो कोऑपरेट सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्ट है, कोई ना कोई बोलेगा कि मुझे ठंड लग रही है, मैं दरवाजा अरे बस यार, क्लासरूम है, कोई ड्राइंग रूम थोड़ी है। हाँ जी बेटा, बस हेडिंग डालिए सेक्शन 11 इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, हेडिंग डालिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। हमें इसमें क्या क्या चाहिए लिखिए जरा। फर्स्ट पार्ट, फॉर ए एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, फॉर ए एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड। अब नीचे ए बी सी करके लिखते जाइएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाएंगे। पॉइंट नंबर ए, 2 or more persons, comma, profit motive from lawful business। ठीक है, 2 or more person, profit motive with lawful business, to be named
टू बी नेम्ड इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उनका नाम दिया जाएगा, कम से कम 2 लोग, 2 और मोर पर्सन। बी, बी filed with registrar, with specified manner and fees, relevant to the registered office of LLP। वो रजिस्ट्रार क्या होना चाहिए, कहां से रिलेवेंट होना चाहिए, हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस से उसका रिलेवेंस होनी चाहिए, रिलेवेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ LLP। सी, filed incorporation document in the prescribed form, incorporation document in the prescribed form either by ऑब्लिक करके लिखना है CS कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट, CS कॉस्ट अकाउंटेंट एडवोकेट, एंड one of the partner who stated all documents filled, complied with the requirements of incorporation of LLP। तो इसका incorporation of LLP, ये उनमें से पार्टनर में से कोई एक और प्रोफेशनल में से कोई एक ये स्टेट करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने फिल किए हैं वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग फिल्ड हैं। अभी इसमें पेनल्टी भी है, अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत निकला, अब क्योंकि आपने एडमिट किया है कि मैंने सब कुछ ठीक भरा है, तो आगे उसकी पेनल्टी भी आएगी। ये इसलिए आपसे स्टेटमेंट ली जाती है, समझ गए। CA इंस्टीट्यूट ने भी आपसे स्टेटमेंट ली इसीलिए कि अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट रॉन्ग पाया गया तो यू विल बी हेल्ड लाइबल, है ना। आप जैसे आपके में से किसी बच्चे ने देखा होगा कि एक बच्चे ने पूछा था कि उसकी 6 महीने हो गए और वो अपनी मार्कशीट सबमिट नहीं कर पाया, तो उसका खामियाजा क्या होगा, अभी तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, वो आपसे पहले ही स्टेटमेंट भरवा लेते। ठीक है जी, आ जाओ सेकेंड नंबर पॉइंट, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट था। सेकेंड नंबर पॉइंट, उस फॉर्म के अंदर होगा क्या क्या। ये पहला तो हो गया कि हमने सब कुछ फिल कर दिया, उस फॉर्म में होगा क्या क्या।
अब आपकी भाई ये बात आ गई कि जैसे अगर हम आपको कहें कि आपने फॉर्म भरा, प्रिस्क्राइब मैनर में भरा, विद फीस भरा, और बाद में अपने ही स्टेटमेंट को आपने ऑथेंटिकेट किया, तो यहाँ पर तो पहले हमने वो सब कर दिया, लेकिन उस फॉर्म में भरेंगे क्या क्या? देखो क्या कह रहा है, जो फॉर्म आप प्रिस्क्राइब फॉर्म हम बोल रहे हैं ना, प्रिस्क्राइब्ड वे में भरना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में भरना है, वो क्या है? आप उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में? आपकी एलएलपी का नाम क्या होगा, आपकी एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या होगा, आपकी एलएलपी के अंदर पार्टनर्स कौन कौन होंगे, आपकी एलएलपी में जो पार्टनर्स हैं उनकी डिटेल्स क्या हैं, आ रहे हैं? देख लो। टू बी प्रिस्क्राइब्ड व्हाट? नेम ऑफ एलएलपी, proposed business also, proposed business of LLP, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, फिर स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन, जो जो उसके अंदर आप पार्टनर्स डिफाइन कर रहे हैं उनके नाम आ जाएंगे, उनके एड्रेस आ जाएंगे। थर्ड में फिर क्या कह रहा है? स्टेट नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑल्सो, पार्टनर्स तो हो ही गए, और डेजिग्नेटेड उसमें से कौन कौन है, मिनिमम 2, वो भी तो बताने पड़ेंगे, उनकी भी डिटेल्स आ जाएगी। एंड कंटेन सच अदर इंफॉर्मेशन व्हाट द फॉर्म रिक्वायर्ड। उसने ये कहकर वो सब लिख दिया कि अगर एलएलपी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स हो तो वो आपको सब कुछ फिल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर आ गया एटसेट्रा एक्टिविटीज। तो क्या क्या होगा, क्या क्या फॉर्म में डिस्क्लोज होगा? आपका एलएलपी का नाम, प्रपोज बिजनेस, रजिस्टर्ड, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, आपके पार्टनर्स के नाम, उनकी सारी डिटेल्स, आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नाम, उनकी सारी डिटेल, और एनी अदर इफ रिक्वायर्ड बाय द फॉर्म या एलएलपी रजिस्ट्रार, जो भी है उसने अगर मांगा तो सेकंड नंबर पे सिंपल सी एक ब्रीफ अपने आप जल्दी से लिख दीजिए। व्हाट डॉक्यूमेंट शैल फिल्ड, व्हाट डॉक्यूमेंट शैल फिल्ड, पहला नेम ऑफ एलएलपी, नेम ऑफ एलएलपी, प्रपोज बिजनेस, जल्दी जल्दी छोटा छोटा लिख लीजिए, प्रपोज बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस, पार्टनर्स एंड डिटेल्स, designated partners and details, and any other information। एनी अदर के अंदर आपका मैंने जैसे कहा एक्सेट्रा आ गया सारा। अब आपने ऊपर अभी स्टेटमेंट हमने पढ़ा, भरी, अब वो स्टेटमेंट बाई चांस गलत निकल गई तो पॉइंट नंबर 3, क्या पेनल्टी है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस की तरफ से, क्या पेनल्टी है? कह रहा है अगर स्टेटमेंट फॉल्स निकला, अगर स्टेटमेंट फॉल्स निकला तो पनिशेबल है क्या? 2 साल की सजा, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंडेड टू लिखा है, यानी मैक्सिमम 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, या फिर विद फाइन, और साथ में आपके ऊपर एक फाइन भी इंपोज किया जा सकता है जो 10,000 रुपए से कम नहीं होगा, और वो आगे कहां तक बढ़ाया जा सकता है? 5 लाख। जो साइन करेगा उसके गले में फंदा लग सकता है अगर स्टेटमेंट फॉल्स निकले। साइन करेगा या तो वो चारों में से कोई एक ने साइन किया और किस पार्टनर ने साइन किया, 2 लोग साइन कर रहे हैं ना, ये पक्का है कि इम्पीचमेंट होगा। और क्या पक्का मतलब जब प्रूव हो गया तो 2 साल से अंदर अंदर जितनी भी सजा अगर लगेगा जज को वो कर सकता है, मैक्सिमम 2 इयर्स की। तो ये लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट, इफ स्टेटमेंट प्रूव्ड फॉल्स, इफ स्टेटमेंट प्रूव्ड फॉल्स, if statement proved false,
following penalties will be imposed. A, imprisonment extended up to 2 years. Imprisonment extended up to 2 years. Imprisonment extended up to 2 years. with ये तो है ही है, साथ में with a fine of rupees, with a fine of rupees 10,000 to 5 लाख। तो अपने आप ये हो गया कि मिनिमम 10,000 है और अप टू 5 लाख जा सकता है। 10,000 टू 5 लाख, ये सेक्शन 11 है। ये सेक्शन 11 है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड। आ जाओ जी सेक्शन 12। अब आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, हमने देखा कि वो कह रहा है जी सेक्शन 11 के अंदर हमारा इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब सेक्शन 12 क्या कहता है, लिखो सेक्शन 12 इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। हम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो क्या कह रहा है, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, within a period of 14 days, within a period of 14 days, देखो ये डिटेल लिख रहा है क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन में कराने जा रहे हैं, 11 में। अब 11 के अंदर उसने हमें सब कुछ बता दिया कि स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, फॉल्स होगी तो पेनल्टी लगेगी, अगर फॉल्स होगी तो आपका अपने आप ही इनकॉर्पोरेशन रुक जाएगा। तो उसने कहा है कि अगर वो सब चीजें ठीक हैं तो सेक्शन 12 आपको क्या कहता है कि आपको विद इन 14 डेज एक इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो क्या लिखा हमने, कैसे स्टार्ट किया, विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज रजिस्ट्रार नीचे ए लिखो, इसका ए पॉइंट, विल रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, विल रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जो आप ऊपर डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हो रजिस्टर कर देगा। और बी, गिव अ सर्टिफिकेट, गिव अ सर्टिफिकेट which proved LLP got registered with the specified name, which proved LLP got registered with the specified name, which proved LLP got registered with the specified name, with the specified name, क्योंकि आप उसके अंदर नाम तो बताएंगे ना, हमने पहले लिखा है कि उसके अंदर नाम बताएंगे आप अपने उसका LLP का। इसी का सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रार will sign that document and authorized the certificate with seal also, उस पे वो साइन भी करेगा और उसको ऑथराइज करेगा विद सील। विद सील, अपने रजिस्ट्रार की एक सील होती है ना, हर रजिस्ट्रार के पास अपनी एक स्टैंप होती है, सील बोलते हैं उसे। आप अगर अपना कोई घर का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो वो भी एक SDM ऑफिस में जाता है ना, तो उस SDM ऑफिस की स्टैंप लगी होती है ऐसे ट्रायंगुलर शेप में, लॉक्ड लिखा होता है साइड में। तो उसका मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर्ड हो गया और लॉक्ड हो गया, फलाना जो भी आपका रिलेवेंट SDM ऑफिस है वहां पर।
हाँ जी, एक इसके अंदर एक और पॉइंट लिख दीजिए इसी में ही, दिस डॉक्यूमेंट इज द कंक्लूसिव एविडेंस। ना लिखें तो भी कोई इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप में जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है वो आपका क्या है, एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस। अगर कोई आपसे पूछे हाँ जी आपकी फर्म रजिस्टर्ड, तो आप क्या दिखाएंगे, ये देखो है ना, सुमित सर ने लगाया हुआ अपना सर्टिफिकेट, वो क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस है कि हाँ जी मैं सीए इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एफसीए हूँ, तो इस तरीके से कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस डॉक्यूमेंट इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जैसे ही आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपको क्या प्रिविलेज मिलेगा, आप अपने नाम के आगे ब्रैकेट में एलएलपी लिख सकते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आओ जी, नेक्स्ट सेटिंग वाली सेक्शन 13, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी, छोटे छोटे सेक्शंस हैं, उन हर सेक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड है। जैसे 11 में रजिस्ट्रेशन, 12 में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, 3rd में और 13 में आ गया रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेक्शन 13 का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखो आपने भी तो अपना एक एड्रेस दिया होगा जब फॉर्म फिल करा होगा, है ना, उसमें 2 एड्रेस मांगते हैं, एक परमानेंट, एक कम्युनिकेशन वाला एड्रेस, क्योंकि उनको ये भी पता है, मांगा था नहीं मांगा होगा, उनको यही पता है कि बहुत सारे बच्चे अपने घर से दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं, तो जहां पर उन्हें कम्युनिकेट किया जा सके, मेलिंग एड्रेस जिसे कह सकते हैं। तो ये वो क्या कहते हैं कि हम मेल किस पर करेंगे, हाँ आपको कॉन्टेक्ट कहाँ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर, क्योंकि रजिस्ट्रार का काम क्या है, आपको ढूंढते फिरना नहीं है। आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा उस डॉक्यूमेंट पर कोई चिट्ठी डालनी है और चिट्ठी चल जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट बाय कुरियर आना है, रजिस्टर्ड कुरियर आना है, तो कहाँ आएगा, जो आपने एड्रेस दिया है उसी एड्रेस पर जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। चला दो थोड़ा फैन, अब गर्मी लग रही है, कोई नहीं थोड़ी देर चला लेते हैं फिर बंद कर। तो इसको लिखो पॉइंट नंबर 1, every LLP has registered office, every LLP has registered office। ब्रैकेट में लिख लीजिए कम्युनिकेशन पर्पस। आपको फिर इससे आगे ये लिखना है कि इसका पर्पस क्या है, कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके इसी रजिस्टर्ड ऑफिस पर होगा और किसी ऑफिस पर एड्रेस पर नहीं होगा। कम्युनिकेशन पर्पस। सेकंड, ज्यादा डिटेल नहीं लिखाकर लिखवा रहे हैं कि इसका मेन पर्पस क्या है, कम्युनिकेट करना। देखो इसमें क्या कह रहा है, जो भी मैं बोल रहा था वही देखो आगे एक्सप्लेन कर रहा है। ए डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एन LLP or partner or designated partner thereof by sending it by post under a certificate of posting or by registered post or by any other manner। यानी आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है कहाँ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पर। जो भी डॉक्यूमेंट सर्व किए जाएंगे रजिस्ट्रार की तरफ से कहाँ किए जाएंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस और कहीं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड at the registered office and any other address specifically declared। अगर कोई एड्रेस specifically declared है by the LLP for the purpose in such form and manner as may be prescribed। यानी जब हम फॉर्म भर रहे होंगे उस फॉर्म के अंदर अगर आपसे ऑप्शन पूछ लिया गया कि आप अगर कम्युनिकेशन किसी और एड्रेस पर चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपसे भी मांगा गया है, आपने परमानेंट एड्रेस वो लिखा जो एड्रेस आपके आधार कार्ड पर है, और अगर किसी बच्चे को कम्युनिकेशन किसी और एड्रेस पर करवाना है तो वो भी मेंशन करता है। तो सब कुछ कम्युनिकेशन फिर कहाँ हो जाएगा, उस एड्रेस पर जो आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, फिर वो क्या हो जाएगा,
स्पेसिफिकली मेंशन। तो लिख लीजिए इसका पॉइंट, all documents will be posted at the registered office। ज्यादा बड़ी डिटेल नहीं लिख रहे, इसने तो बहुत कुछ लिख दिया है। will be posted at registered office or the address which specifically mentioned in the prescribed form। in the prescribed form declared by LLP। ये हमें ध्यान रखना है, LLP डिक्लेयर करेगी तो ही। अब बाई चांस आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, एक जगह ही नहीं होता ना, कई बार ऑफिस चेंज हो जाता है, आपका रजिस्टर ऑफिस चेंज हो रहा है, तो क्या करेंगे आप? अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कि हमने तो रजिस्ट्रार को ये एड्रेस दिया, ये छोड़ नहीं सकते। बाई चांस कोई सिचुएशन हो गई, छोड़ना पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रार को इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आप फिर से इंटीमेट करेंगे कि भाई एड्रेस गॉट चेंज। देखो अगला पढ़ लो क्या कह रहा है, थर्ड वाला है बिल्कुल सिंपल। अगर आप जेन्युइनली किसी चीज को, आप इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपने सीए इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से कंपेयर करेंगे तो एकदम सेम सा लगेगा। क्योंकि अगर आपका भी एड्रेस चेंज हो रहा है, जैसे कुछ बच्चे हैं पीजी में रहते हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन एड्रेस अभी दे दिया, अब इंटर में आ गए, एड्रेस चेंज हो गया, अब शिफ्ट कर लिया कहीं और, तो सीए इंस्टीट्यूट को जाकर एक चिट्ठी लिख देंगे, उन्हें कहेंगे हाँ जी ये फॉर्म भर दो, उस फॉर्म पर अपना एड्रेस लिख दो, जहां मेल करना वहां मेल करो, जो भी प्रोसेस उनका हुआ उस प्रोसेस में आप फाइल करेंगे, वो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, LLP में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, चाहे तो चेंज करा सकती है, एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज, ऑब्वियसली नोटिस तो डालना पड़ेगा, विद द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज may be prescribed, and any such change shall take effect only upon such filing। आप जब तक फाइल नहीं करोगे तब तक एड्रेस चेंज नहीं होगा। तो लिख लीजिए, चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, change of address of registered office इसको तो बात नहीं कर रही होगी। Change of address of registered office must be noticed to the registrar in the prescribed form। in the prescribed form। पीछे पेनल्टी क्या थी अगर आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन भरी तो? यहाँ पर देख लो अब क्या कह रहे हैं, अब फिर से आपने कोई कॉन्ट्रावीन किया रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस से रिलेटेड कोई कंट्रावेन हो रहा है, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड नहीं कह रहा, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, ये रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल से रिलेटेड है। कुछ लोग करते हैं, मूर्ख बनाते हैं, है ना, पता चला आपके घर के एड्रेस पर एक LLP रजिस्टर्ड हो गई, आपको पता ही नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट्स किसी के हाथ लग गए, उसने रजिस्टर्ड करा दिया। या टेनेंट होते हैं कई बार, है ना, टेनेंट ने क्या किया, रजिस्टर्ड करा ली अपने LLP आपके एड्रेस पर, अब चेंज नहीं करा रहा है, अब क्या कर रहा है, एड्रेस चेंज नहीं करा रहा,
अब रजिस्ट्रार कम्युनिकेट कहां कर रहे हैं? आपके एड्रेस पर। एक चिट्ठी, दो चिट्ठी, आप क्या कहोगे? वो यहां नहीं रहता, वो यहां नहीं रहता। रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई, वो क्या मानेगा कि भाई आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो कॉन्ट्रावेंस हो गया ना, कि जब आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो गया है तो व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी, आपने रजिस्ट्रार के नोटिस में क्यों नहीं डाला। ठीक है जी। तो कितनी पेनल्टी लगा रहा है देखो, इफ एलएलपी कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कौन सा सेक्शन है ये? 13। कह रहा अगर 13 सेक्शन के आप रूल को कॉन्ट्रावेन करते हो तो 13 सेक्शन का कॉन्ट्रावेन होने का मतलब है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस को लेकर कॉन्ट्रावेन हो रहा है, तो वहां पर पेनल्टी आपकी लगेगी 2000 से लेकर 25,000 रुपए तक। तो लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, इफ एलएलपी कॉन्ट्रावेंस, ये कॉन्ट्रावेंस होता है मतलब अपोज करना, फॉलो ना करना, रूल्स को फॉलो ना करना, अगेंस्ट जाना। इफ एलएलपी कॉन्ट्रावेंस द रूल्स ऑफ सेक्शन 13, ये ध्यान रहना बहुत जरूरी है। सेक्शन 13 रूल्स क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस को लेकर। तो डॉट डॉट डालकर लिखो पेनल्टी विल बी बिटवीन 2000 टू 25,000, 2000 से लेकर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी है जी। पेनल्टी विल बी रुपीज 2000 टू 25,000। एक्चुअली पुराने जमाने में ना ये पेनल्टीज नहीं हुआ करती थी। यार एलएलपी तो बहुत नया है, लेकिन मैं और के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग वैसे होते चेंज करते थे एड्रेस, कोई पेनल्टी लगाता ही नहीं था। आप लोग देखेंगे बहुत सारे टेनेंट्स करते हैं ऐसा। हमारे नेबर का टेनेंट है, जितने टेनेंट्स आए हैं उन सब ने क्रेडिट कार्ड इशू करा लिया उस एड्रेस पर। अब जब वो ऑनर खुद रहने आया उस घर में और जब वो क्रेडिट कार्ड मांगने गया तो उन्होंने मना कर दिया, तो कह रहा जी एड्रेस तो रेड लिस्टेड है। मतलब बैंक क्या करते हैं, एड्रेस के हिसाब से भी रेड लिस्ट कर देते हैं कि भाई इस एड्रेस पर लोग धोखेबाज लोग रहते हैं, अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो अब तो हर चीज बड़ी चैनलाइज हो गई है, बड़ी जल्दी से सब कुछ पता चल जाता है, तो इसलिए पहले पता नहीं चलता था, उस चक्कर में लोग चीटिंग भी करते थे। नेक्स्ट सेक्शन 14 ये हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि सेक्शन की प्रोसेस में आ रहा है तो इसलिए जरूरी से लिखेंगे। सेक्शन 14 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। एक एलएलपी अगर रजिस्टर्ड हो गई तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। देखो चारों पॉइंट्स, बड़ा ब्लर है, पढ़ने में आ रहा है? पहले वो वाला पढ़ना, ऊपर वाला बाद में, पहले वो वाला पढ़ना। देखो ये हम पढ़ चुके हैं। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट। जो एक बॉडी कॉर्पोरेट काम कर सकती है, जो एक बॉडी कॉर्पोरेट सफर कर सकती है, वो सब एलएलपी के पर भी इंपोज हो जाएगा, है ना। मे लॉफुली डू एंड सफर, यानी क्या कहना चाह रहे हैं, आप एसेट्स खरीद सकते हो, आप एसेट्स खरीद सकते हो। आपका पार्टनर आपको लाइबल ठहरा सकता है, किसको? एलएलपी को। तो सफर हो गया, दोनों चीजें आ गई ना। आप क्या कर सकते हो, एसेट्स खरीद सकते हो और सफर भी हो सकते हो। इधर देखो क्या कह रहा है, हैविंग कॉमन सील, हमने पीछे पढ़ा था कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास कॉमन सील होती है ना। और इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, अगर आपने ले ली कॉमन सील तो आप एक बना लेंगे कॉमन सील, लेकिन मैंडेटरी नहीं है इसलिए। एक्वायरिंग एंड ओनिंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, और उसको आप डिस्पोज भी कर सकते हैं। वहां उसने गोलमोल करके बोला था
कि आप वो सारे काम कर सकते हो जो बॉडी कॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि आप एसेट्स एक्वायर कर सकते हो, ओन कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, वेदर मूवेबल और इमूवेबल। आ गया। लास्ट पार्टनरशिप में यही क्वेश्चन आ रहा था कि किसी ने अगर एक प्लॉट खरीदा या घर खरीदा तो वो किसके नाम होगा। तो क्या आया था पार्टनरशिप में, सिंपल पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का नाम आएगा, या फिर पार्टनर्स किसी एक पार्टनर को डेजिग्नेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर किसके नाम पर आएगी वो प्रॉपर्टी, एलएलपी के नाम। डेजिग्नेटेड का मतलब ही नहीं, एलएलपी के नाम आएगी, वो अपने आप में कॉर्पोरेट बॉडी बन गई है। हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्यों सोचना पड़ रहा है इतना। फिर क्या कह रहा है, मूवेबल हो या इमूवेबल, वो सब एलएलपी के नाम पर आए। और लास्ट अब वो पढ़िए, देखो आप भी सू कर सकते हो और आपको भी सू किया जा सकता है, ठीक है ना। ये इफेक्ट है, तो लिख लो पहला, एनी एक्टिविटी लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट, एनी एक्टिविटी लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट। क्या इफेक्ट है, एनी एक्टिविटी लाइक अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन डन बाय द एलएलपी। एक बॉडी कॉर्पोरेट जो जो एक्टिविटी कर सकती है वो सब एक्टिविटी एलएलपी कर सकती है। सेकंड, owning, disposing, owning, disposing movable or immovable assets, owning, disposing movable, immovable, tangible, intangible assets. थर्ड, में यूज कॉमन सील, में लिखवा दिया इसमें क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। एंड लास्ट, सुइंग एंड बीइंग सूड। आप सू भी कर सकते हो और सू भी हो सकते हो। जल्दी जल्दी आ जाओ। सेक्शन 15, सेक्शन 15 नेम, सेक्शन 15 नेम, नाम को लेकर हमने क्या पढ़ लिया था कि आप अब एलएलपी अपने नाम के आगे यूज कर सकते हो। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, either you can use LLP or full, either you can use LLP or full form of LLP. LLP or full form of LLP with the last with your name of LLP, of the name of your LLP. एंड में आप इसके साथ ये यूज कर सकते हो, है ना। आपने लिखा एबीसी, मान लो एबीसी कॉर्पोरेशन लिखा और ब्रैकेट में आपने लिख दिया एलएलपी। सेकंड पॉइंट लिखो, ये हर जगह है ये रूल, तो चाहे कंपनी का रूल हो चाहे आपकी एलएलपी का रूल हो, आप वो नाम यूज नहीं कर सकते जिनको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। कुछ ऐसे नाम है, अभी पीछे हमने पढ़े भी थे, है ना, किंग्स, रॉयल्स, एम्परर, इंपीरियल, इस तरीके के जो वर्ड थे हम ये यूज नहीं कर सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस हैं कि भाई आप यूज नहीं कर सकते। तो क्या कह रहा है, एक तो वो जो
गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है, और एक आपके नाम की जो पहले से अगर मान लीजिए कोई एलएलपी रजिस्टर्ड है तो उसका रिजेंबल भी आप नहीं रख सकते। कंपनी के केस में भी होता है ना, तो इसलिए इसमें भी आएगा, आगे पढ़ाएंगे कि आप सबसे पहले अप्लाई फॉर योर नेम करते हो। आप पहले नेम के लिए अप्लाई करते हो। नेम के लिए अप्लाई करने से मतलब क्या है कि आपको जो अपना नाम चाहिए एलएलपी का, आपने उसका प्रोसेस शुरू कर दिया, जी मेरे को ये नाम से रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपने अप्लाई कर देना है, फीस वगैरह सबमिट कर देना है। अब वो लोग उसको ढूंढेंगे कि कहीं इस नाम से पहले से तो कोई एलएलपी नहीं, और आपके पास एक इंटीमेशन आ जाएगा कि अगर इस नाम से पहले है कि सॉरी आपको कोई और नाम सर्च करना पड़ेगा। और अगर आपका नाम इंडिविजुअल निकला, किसी से रिजेंबल नहीं कर रहा, तो आपको कहेंगे योर नेम गेट अप्रूव्ड। जैसे आपके मेल अकाउंट बनाते हैं याहू का या गूगल पे, आप जो भी कुछ अपना मेल क्रिएट करते हैं तो बता देता है ना कि भाई ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ और नाम बनाओ लगाओ, इस तरीके से। तो उसमें तो जरा गूगल पे तो फास्ट प्रोसेस है, ऑन लगे हाथ हो जाता है, लेकिन इसमें आपको अप्लाई करना पड़ता है एंड दे टेक सम टाइम। रजिस्ट्रार को थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है। तो लिख लीजिए इसका सेकंड पॉइंट, नो एलएलपी गेट रजिस्टर्ड, नो एलएलपी गेट रजिस्टर्ड, नो एलएलपी गेट रजिस्टर्ड if central government had made some restrictions or if there is any similarities, if there is any similarity or resembleness with the earlier registered LLP, with the earlier registered LLP, with the earlier registered LLP। आ जाओ जी फटाफट, सेक्शन 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम। यहां पर आ रहा है आपके पास कि आपने अपने नाम के लिए पहले रिजर्वेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 16 रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम। देखो बेटे, आप रिजर्वेशन भी कराएंगे तो फीस आपको तब भी सबमिट करनी पड़ेगी। बिना फीस के आपका रिजर्वेशन के लिए प्रोसेस तब भी नहीं होगा। आप एक प्रिस्क्राइब फॉर्म फिल करेंगे, उस प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिल करने के बाद फीस सबमिट करेंगे और उसके लिए अप्लाई करेंगे। क्या हुआ, तभी ठीक नहीं है? पंखा बंद करना है, मेडिसिन ले लो, पूछो अगर शालिनी के पास कोई मेडिसिन हो तो, और घर जाना चाहो तो घर चले जाओ। ठीक लग नहीं रहा ना, आप तो ठीक हो, हमें नहीं लगता। चलो वो तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है, भगवान उसमें शक्ति देते हैं, लेकिन आज तो खुलना चाहिए था फास्ट। आज तो नवमी है, नहीं खोला अभी तक फास्ट। अब कई दिनों बाद खाना खाया इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई नहीं, पानी पी लो। पानी पिया है, वाटर इनटेक किया है, और कर लो थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी ना वाटर इनटेक। लिखो बेटा, रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए। क्या हुआ, आज भी थके हुए हो? आज तो नहीं थके होने चाहिए, अभी तो 11:30 भी नहीं हुए, नहीं हुए अभी तक। कहाँ नहीं गए बेटा? सबकी अपनी अपनी, सबकी ना अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं।
आज क्या तारीख है? 4 तारीख। हम पिछले महीने की, आपको बताता हूँ आप जो कह रहे हो, मैं पिछले महीने की 26 तारीख से 3 घंटे ही सो रहा हूँ। और नहीं, बात ये नहीं कह रहा हर कोई आपकी जैसा। आपने मुझसे ये कहा था कि सर आप गए नहीं, इसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने तो कहा ही नहीं आपको कुछ, लेकिन मैं अब ये जवाब दे रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी अलग मजबूरियां हैं। और 4 रात मैं हॉस्पिटल में इस तरह के चेयर पर सोया हूँ, सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे ऐसे। आपकी क्लास लेने आता था हॉस्पिटल से, और यहाँ से सीधा वापस हॉस्पिटल जाता था। मेरी वाइफ एडमिटेड थी, कुछ सर्जरी का प्रोसेस था, लेकिन मैंने आपको लगा होगा कभी नहीं कहा कि हाँ भाई मैं थका हुआ आया हूँ। गला जब खराब था तब मैंने जरूर कहा था कि मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तेज बोलने से। अभी तेज बोलना शुरू कर दिया है, हल्की हल्की खांसी बीच में आ रही है। मतलब मैं अगली बार सुमेश सर को बोलूंगा कि अब बच्चों को पिकनिक पर जब भी ले जाना, एग्जाम के बाद ले जाना, क्योंकि एग्जाम से पहले मुझे पता है एक दिन खराब हो जाता है जिस दिन घूमने गए, उससे एक दिन पहले क्यूरियोसिटी, तैयारियां, उसके एक दिन बाद, ये तो अब तो 2 दिन हो गए आपकी थकान ही नहीं उतरी है। चलो चलो कोई नहीं, देखो चलो उसका जवाब मैं देता हूँ, वो नहीं दे पा रही, मैं उसका जवाब देता हूँ। इंसान की लाइफ में एग्जाम कभी खत्म नहीं होते, कभी एग्जाम खत्म नहीं होते। वो हमें नहीं, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक जवाब दे रहा हूँ कि एग्जाम से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि एग्जाम है तो इसलिए ये नहीं करें, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आपको स्ट्रगल करना है साथ साथ हर सिचुएशन के साथ। जब आप सीए बन जाओगी तो सीए बनने के बाद आपके इससे ज्यादा कठिन एग्जाम्स होंगे बेटा। ये तो कुछ भी एग्जाम नहीं है, ये तो सिर्फ आपको पता है कि आप ही की जिम्मेदारी है, आप ही के ऊपर आएगी। जब सीए बन जाओगे तो आपके ऊपर प्रेशर एक ये भी होगा कि सामने वाली कंपनी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और एक दो नहीं कई कंपनीज होती है। फिर तो सुमित सर को देखा करना चाहिए, जिन दिनों क्लोजिंग होती है उन दिनों सोते ही नहीं है वो। आपको एहसास होगा ना, देखा नहीं होगा, देखते हम हैं क्योंकि हम रात भर हम भी बैठते हैं ना, तो वो क्लोजिंग सेरेमनीज के टाइम पर हमें पता है कि क्या हो रहा होता है। तो आप भी उसी फील्ड में आने वाले हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बेटा रिजर्वेशन ऑफ नेम में होता क्या है, आपको एक नाम रिजर्व करवाना है, आपने एक फॉर्म भरना है, प्रिस्क्राइब फॉर्म, उसकी प्रिस्क्राइब फीस दोनों सबमिट करना है और रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना है। इसको सिंपल बोलते हैं एप्लीकेशन, या रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना। तो आपने रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और जैसे ही अगर आपका नाम अप्रूव हो गया तो वो देखो क्या कहेगा, रिजर्वेशन ऑफ अ नेम सेट आउट इन एप्लीकेशन एज द नेम प्रपोज्ड ऑफ एलएलपी, यानी जो भी आप नाम चाहते हो एक वो। एंड अगर बाई चांस आप कोई चेंजेस करना चाह रहे हो, ऑलरेडी आपके पास एक नाम है और उसको अगर आप चेंज करना चाहते हो तो एक फॉर्म आप उसका भी भर सकते हो। और इसमें देखो क्या कह रहा है, इसका जो सेकंड पॉइंट में वो क्या समझा रहा है, मुझे पता है आप लोग लिखने के मूड में नहीं हो, सुन लो, लेकिन पॉइंट बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका नाम रिजर्व हो गया, रजिस्ट्रार आपके नाम से एक एलएलपी रिजर्व कर लेती है। अभी रजिस्टर्ड नहीं की, अभी उसने रजिस्टर्ड नहीं की है, सिर्फ आपका नाम रिजर्व किया है।
जैसे ही आपका नाम रिजर्व होगा आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा कि आपके नाम से रिजर्वेशन हो गया है। अब आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो। वो आपको ये इंटीमेशन देता है। और इसके लिए आपको कितना टाइम मिलता है, जरा पढ़ो लास्ट में। रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। मैंने कहा ना, आपको इंटीमेशन आएगा, उस इंटीमेशन पर डेट लिखी होगी और बकायदा उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी हुई होगी। ये तो डॉग आ गया, भगाओ उसे। डोर क्लोजर खराब हो गया ना, तो डोर क्लोजर की वजह से हो जाता है। हाँ जी, तो लिख लीजिए, छोटा सा लिख लीजिए। ए पर्सन में अप्लाई, ए पर्सन में अप्लाई, ए पर्सन में अप्लाई in a prescribed form with a prescribed fees, in a prescribed form with a prescribed fees, यहाँ पर है, in a prescribed form with a prescribed fees, a person may apply for the reservation of name in a prescribed form with prescribed fees with the registrar, with the registrar for new proposed LLP, for new proposed LLP or change in the name of existing LLP, change in the name of existing LLP। इन दोनों के लिए कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, नीचे आ जाओ। इसका सेकंड पॉइंट, क्या बोला था हमने, आपको रजिस्ट्रार इंटीमेशन देगा और जिस डेट को इंटीमेशन देगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन करना पड़ेगा स्टार्ट। देखो, देखो नीचे सेकंड पॉइंट में, रजिस्ट्रार will reserve the name, registrar will reserve the name for a period of 3 months, for a period of 3 months from the date of intimation। इंटीमेशन अच्छा, मैंने आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो डिस्कस कर लिए थे, आपको डिफरेंस भी बोले थे मैंने, तो उसमें कोई डाउट? इतना परेशान क्यों हो रही? मैं पूछ रहा हूँ, इतना परेशान क्यों हो रही हो? नींद तो सबको ही आ रही है। कल से सुनो, जिस बच्चे को नींद आती है मुझे बता देना, जिस बच्चे को नींद आती है, सुन लो मेरी बात, जिस बच्चे को नींद आती है पीछे के बेंचेस हटवा दूंगा, दे विल स्टार्ट स्टडिंग इन स्टैंड अप पोजीशन। ठीक है, फिर नींद नहीं आएगी। नहीं, बेड ऊपर पंखा नहीं लगा है, पंखा लगा हुआ है, वो मुझे हाइट छोटी नहीं करनी किसी। नहीं, पीछे के बेंच हटवा देंगे और क्या, बच्चे आराम से खड़े हो।
अरे नहीं आवाज बेटे इसका एक लास्ट टॉपिक है ये, जिससे हमारा इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लिखो सेक्शन 17, सेक्शन 17, सेक्शन 17 चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, ज्यादा बड़ा नहीं है। चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, देखो बेटा कभी कभी गलतियां हो जाती हैं रजिस्ट्रार से भी। उसको कोई सजा नहीं, वो उसका इंटरनल मैटर हो सकता है, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो इंटरनल मैटर हो सकता है। उसका हो सकता है एक प्रमोशन रुक जाए, या हो सकता है उसका एक इंक्रीमेंट रुक जाए। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों की जो पनिशमेंट है, दो चीजों में चलती है, इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन। या तो इंक्रीमेंट रुक जाता है या प्रमोशन रुक जाते हैं, या कई बार पेनल्टी ज्यादा लग जाए तो पीछे के इंक्रीमेंट तक कैंसिल हो जाते हैं, अगर हेफ्टी पेनल्टी लगानी हो तो। और बहुत ज्यादा हेफ्टी हो तो सस्पेंशन, बहुत ज्यादा हेफ्टी है तो टर्मिनेशन, टर्मिनेशन भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस चीज के लिए आप कह रहे हो इसमें कोई इतना ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। वो कहते हैं कि हो जाती है, मिस्टेक हो गई, रजिस्ट्रार को पता नहीं चला और रजिस्ट्रार ने आपको एक नाम इशू कर दिया और वो बाई चांस नाम किसी से रिजेंबल करता हुआ निकला, या फिर उन नामों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उनसे मिलता जुलता निकल गया, तो वहां पर क्या होगा, बहुत सिंपल सा लॉ है। आपको एक इंटीमेशन जाएगा, आपको एक नोटिस जाएगा कि भैया प्लीज आप अपने नाम को चेंज करा लीजिए, क्योंकि ये अप्रूव नहीं हो सकता। तो देखो क्या लिख रहा है पहले पैराग्राफ में, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 15 एंड 16। 15 और 16 में ही चल रहा था ये प्रोसेस नाम को लेकर, 15 और 16 में ही था नाम को लेकर। क्या था 15 के अंदर और 16 में, दोनों के अंदर नेम आ गया। तो कह रहा है जब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, where the central government is satisfied that LLP has been registered under a name which, सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही है। देखो हमने पहले भी कहा था, पढ़ा भी था कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। हालांकि इसमें भी अमेंडमेंट है, कल आप बोल रहे थे ना अमेंडमेंट, इसमें भी अमेंडमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में भी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकती। तो उन्होंने किसको अपॉइंट कर दिया है, रजिस्ट्रार्स को करना शुरू कर दिया है, ऑथराइज करना कि भाई मैं हर जगह नहीं जा सकती, तो रजिस्ट्रार को अथॉरिटी देना शुरू कर दिया। तो वो अमेंडमेंट्स अभी आप पर एप्लीकेबल नहीं हो रहे। खैर फिलहाल अभी वो क्या कह रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा इज अ नेम रेफर टू दैट सेक्शन इज आइडेंटिकल विद और टू नियरली रिजेंबल द नेम ऑफ एनी अदर एलएलपी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि किसी दूसरे एलएलपी के साथ आपकी एलएलपी का जो नाम है रिजेंबल कर रहा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलपी। गवर्नमेंट किसको डायरेक्ट करेगी, उस एलएलपी को जिसका नेम अब रिजेंबल कर रहा है आपसे, चेंज द नेम। सिंपल डायरेक्शन आ जाएगा, कोई इफ बट्स नहीं, सिंपल आपके पास एक नोटिस आएगा कि आपका नाम मैच कर रहा है दूसरी एलएलपी के साथ, क्योंकि आपका बाद में हो रहा है इसलिए आप ही को चेंज करना पड़ेगा। आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि पहले वाले का क्यों नहीं चेंज करा रहे, क्योंकि वो अर्लियर रजिस्टर्ड, अर्लियर वाले के ऊपर बिजली नहीं गिरेगी, सारी बिजली गिरेगी जो लेटेस्ट वाली। ठीक है, एंड द एलएलपी शैल कंप्लाई विद द सेट डायरेक्शन। अब वो जो डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई, उसके लिए आपको कितने महीने मिल रहे हैं, विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन। जैसे पीछे भी था 3 महीने, भी पीछे क्या था, रिजर्वेशन ऑफ नेम के केस में 3 महीने थे। यहां पर अगर आपको नाम चेंज करना तो यहां भी कितने महीने मिल गए, 3 महीने। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, if name of LLP resembles, if name of LLP resembles with
अर्लियर LLP, क्या लिखा शुरू से बोलो, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ name of LLP resembles with the earlier LLP, name of LLP resembles with earlier LLP, कॉमा डालकर लिख लो, within 3 month of such direction, within 3 month of such direction, LLP must change the name ठीक है जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या 3 महीने से ज्यादा का टाइम मिल सकता है, तो देखो उन्होंने भी लिख दिया है, आफ्टर डेट ऑफ डायरेक्शन सच लॉन्गर पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ। 3 महीने का ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आपको 3 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो अलाउ करेंगे, तभी मत करेंगे, नहीं तो अपनी मर्जी से नहीं। ठीक है, ये तो था फर्स्ट पॉइंट, इतना सा। सेकंड पॉइंट पढ़े, अब अगर नहीं कर रहे आप, जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को, NLLP is based to comply with the direction of written above shall be punishable with a fine of rupees 10,000 से लेकर 5 लाख। पीछे भी था यही फाइन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड था, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड 10 लाख से लेकर 5 लाख तक का फाइन। फिर क्या कह रहे हैं, द डेजिग्नेटेड पार्टनर, अकेले LLP नहीं, उसके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनको भी खींचा जाएगा। उनको क्या कहा जा रहा है, 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का फाइन आपको लगेगा। तो लिखिए इसका सेकंड पॉइंट, पेनल्टी, लिखिए पेनल्टी इफ डायरेक्शन नॉट फॉलोड, पेनल्टी इफ डायरेक्शन नॉट फॉलोड, किसकी डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तब। ए लिखो, ए लिखो, क्या है पहली, 10,000 से लेकर 5 लाख तक ऑन LLP, 10,000 से लेकर 5 लाख तक ऑन LLP, फर्म के ऊपर है ये। बी, 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक ऑन डेजिग्नेटेड पार्टनर। यहां खत्म कर रहा हूं सिर्फ इस चीज के साथ, ये जो लिखा है स्टेप्स, आप बस एक बार पढ़ लीजिए, ये हम सारा कुछ फॉलो कर चुके। देखो स्टेप्स, सबसे पहले क्या करा आपने, नेम रिजर्वेशन, नेम रिजर्वेशन के बाद आपने, मैंने क्या कहा था, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद LLP एग्रीमेंट के लिए भी टाइम मिलता है। शेड्यूल 1 के अंदर आपका एग्रीमेंट के लिए भी टाइम मिलता है। अगर आपने वो 3 विदिन 30 डेज कह रहा है, ई फॉर्म 3, देखो ई फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर ई फॉर्म 1 आ रहा है, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, ई फॉर्म 1, ई फॉर्म 2, ई फॉर्म 3। ई फॉर्म 1 में क्या है, नेम रिजर्वेशन, ई फॉर्म 2 में क्या है, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस, और ई फॉर्म 3 में जाओ छुट्टी।
मेरा भारत मेरे सामने शरण इस पे क्लास तो नहीं है कोई? नहीं नहीं